और यहाँ हम निवेदन करें, तुम भागवत सुनो या मत सुनो, हमें कभी फॉलो करो या ना करो, असली हीरो जो टीवियों पर आ रहे हैं वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो तुम्हारे घर में बैठी हुई तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप। हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइज आज है तारीख 22 जनवरी और है संडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइज आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। और गाइज़ इस चैनल पर 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि क्या हो रहा था कि वाईफाई में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से नेटवर्किंग इशू देखने को मिल रहा था। लेकिन आज से क्या होगी, इस चैनल पर रोज़ एक मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाएगी हिंदू एनालिसिस की। और जो पिछले 2 दिन का हमारा एनालिसिस छूटा है उसको इस वीडियो में मैं कवर करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वीडियो आज लेंथी हो जाएगा और इस वीडियो को मैं पूरा क्या होऊंगा उस पर डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में बताया है कि अभी जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने चैरो देव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए चुना है। और चैरो देव मैदान की इम्पोर्टेंस क्या है, तो अहोम जो देखने को मिलती थी एक जाति, मतलब जो कम्युनिटी देखने को मिलती थी, ट्राइबल देखने को मिलती थी 13 से 19 सेंचुरी सी के बीच में, अहोम, वहाँ पर यहाँ पर इनका क्या हुआ है, ये यहाँ पर दफन हुए थे। तो अहोम बोरियल साइट्स टू वाई फॉर एन यूनेस्को टैग। सेंटर ने असम के जो चैरदेव मैदान हैं फ्रॉम 52 साइट्स अक्रॉस द कंट्री टू बी नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स स्टेटस, मतलब 52 साइटों में से इस एक साइट को चुना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए। सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो नॉमिनेट करेंगे असम की चैरोदेव मैदान्स को, जो इक्विवेलेंट है होम्स फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। अभी इस टाइम पे कोई भी करंटली कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं है। अगर देखें इन द कैटेगरी ऑफ कल्चर हेरिटेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोजियर्स टू पुश फॉर देन केस ऑफ इन चैरोदेव मैदान्स। इससे क्या होगा, जो चैरोदेव मैदान्स है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। वाज प्रिपेयर्ड ने कोलोबरेशन, वो कोलोबरेशन करेंगे इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। ये असम के जो सीएम है हिमांता बिस्वा शर्मा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मैदान्स को चूज़ किया है और रिप्रेजेंट किया है इनको, जो मिडिवल्स में 13 से 19 सेंचुरीज के बीच में ये होम जाति आपको प्रजाति देखने को मिलती थी, ट्राइबल्स देखने को मिलते थे। माउंट ब्यूरियल ट्रांजिशन ऑफ एन दाय होम कम्युनिटी इन असम, मतलब यहाँ पर इनका क्या देखने को मिलेगा, इनकी कवर्स देखने को मिलेंगी। तो अब हमने इशू तो जान लिया, अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ देखनी है, वो है यूनेस्को। क्योंकि इशू तो हमने देख लिया कि अहोम्स जो वहाँ पर दफन है चैरोदेव मैदान में, वहाँ को उसको क्या किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए चुना गया है। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ देखनी है, वो है यूनेस्को। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका एम है कि वो वर्ल्ड पीस को प्रमोट करे और सिक्योरिटी को बनाए रखें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाए रखें एजुकेशन के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड्स में, साइंस के फील्ड्स में और कल्चर के फील्ड में। इसके आपको रिसेंटली करंट में 193 मेंबर स्टेट देखने को मिल जाएंगे, 12 इसके एसोसिएट मेंबर हैं। और इसके पार्टनर्स की बात करें तो ये नॉन गवर्नमेंटल इसके पार्टनर्स भी हैं एज वेल एज इसके पार्टनर्स भी हैं नॉन गवर्नमेंटल में, इंटर गवर्नमेंटल में, प्राइवेट सेक्टर में। इसका हेडक्वार्टर आपको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। यूनेस्को के पास इस टाइम पे 53 रीजनल फील्ड ऑफिसेज हैं और 199 नेशनल कमीशंस हैं जो इसको फैसिलिटेट करते हैं ग्लोबल मैंडेट बनाने के लिए। यूनेस्को बेसिकली फाउंड हुआ था 1945 में। इससे पहले क्या था, इसका सक्सेसर लीग ऑफ नेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। इसका कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया, एजेंसी का गोल बनाया गया, इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर बनाया गया और इसका ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया। यूनेस्को फाउंडिंग मिशंस को शेप किया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और एडवांस पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, और इसका कोलैबोरेशन हुआ, डायलॉग्स हुए नेशंस के बीच में। और 5 मेजर प्रोग्राम्स एरिया में काम करता है, जैसे एजुकेशन के फील्ड में, नेचुरल साइंस में, सोशल ह्यूमन साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन।
यूनेस्को स्पॉन्सर करता है प्रोजेक्ट दैट जो इम्प्रूव करते हैं लिटरेसी, टेक्निकल ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। फोकल पॉइंट देखें वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर और साइंस का, तो यूनेस्को एक्टिविटीज़ हैज़ ब्रॉडन ओवर द ईयर्स। इसकी क्या हुई है इम्पोर्टेंस, अगर देखें साल बाय साल तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या हुई है, बढ़ी है और इसने अच्छा काम किया है। इट असिस्ट द ट्रांसलेशनल एंड डिसमिनेशन ऑफ एन वर्ल्ड लिटरेचर, जो हेल्प करता है एक सिक्योर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को एस्टेब्लिश करने में ऑफ द कल्चर एंड द नेचुरल इम्पोर्टेंस। इसका काम की बात करें तो वर्ल्ड वाइड डिजिटल डिवाइड एंड क्रिएट्स इन इंक्लूसिव्स इन नॉलेज सोसाइटीज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस। इसको लॉन्च हुआ है बहुत सारे इनिशिएटिव्स के साथ एंड ग्लोबल मूवमेंट्स के साथ, जैसे एजुकेशनल फॉर ऑल फर्दर एडवांस इट्स कोर ऑब्जेक्टिव। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि फर्दर एडवांसमेंट करे। यूनेस्को को बेसिकली गवर्न किया जाता है एक जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जिसके अंदर मेंबर स्टेट होते हैं और एसोसिएट मेंबर होते हैं। ये बाइनली इनकी मीट्स होती हैं, मतलब साल में 2 साल में एक बार इनकी मीट्स होती हैं। ये एजेंसी प्रोग्राम को सेट करते हैं और अपने बजट को भी सेट करते हैं, और ये इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स जो मैनेज करता है यूनेस्को वर्ल्ड्स, एंड अपॉइंट होते हैं 4 साल के लिए एक डायरेक्टर जनरल जो सर्व करते हैं एज ए यूनेस्को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब हमने यूनेस्को के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 6 पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत दिन से न्यूज़ में। अभी इसमें आर्टिकल में क्या हुआ है, जो शंकर मोहन है ये डायरेक्टर ऑफ केरला फिल्म स्कूल्स के डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। अब ये इशू क्या है, तो KR नारायण इंस्टीट्यूट का ये इशू है जिसके अंदर स्टूडेंटों ने स्ट्राइक करी थी, और वो स्ट्राइक कब से कर रहे हैं, दिसंबर से वो स्ट्राइक कर रहे हैं। और वो डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं कि जो शंकर मोहन है वो एज ए डायरेक्टर ऑफ केरला फिल्म स्कूल से रिज़ाइन करें, क्योंकि उनके ऊपर केस देखने को मिल जाएंगे कि उन्होंने एक्यूज़ किया है, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस को लेकर वो सिलेक्शन करते हैं और वीमेंस को फोर्स करते हैं स्टाफ को इन्हें डोमेस्टिक लेबर, मतलब वो डोमेस्टिक लेबर की तरह वीमेंस स्टाफ से काम कराते हैं। इसलिए क्या देखने को मिला, स्टूडेंट्स की स्ट्राइक्स देखने को मिली है काफ़ी दिन, या मतलब दिसंबर से ही स्ट्राइक देखने को मिल रही थी। अब शंकर मोहन जो हैं उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर लिया। इन आई ऑफ इन स्टॉम ओवर एलिज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनके ऊपर कितने ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केस लगे हुए थे। इन अकेडमिया शंकर मोहन सैटरडे के अंदर उन्होंने डायरेक्टर ऑफ द केरला नारायण KR नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ इन विजुअल साइंस एंड आर्ट्स, उन्होंने अपनी पोस्ट से क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। अब ये इशू हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 7th पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल चाइना से रिलेटेड है, और इस आर्टिकल में अभी चाइना क्या कर रहा है, अगर इस आर्टिकल को हम समझें तो चाइना एक नया डैम बना रहा है, वो भी तिब्बत के नियर के तिब्बत के नियर, मतलब इंडियन बॉर्डर के नियर वो एक डैम बना रहा है तिब्बत के अंदर। चाइना बिल्डिंग न्यू डैम इन तिब्बत नियर इंडियन बॉर्डर। अब इससे इंडिया को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसने तिब्बत तो पूरी तरीके से क्या कर लिया है, अपने अंदर ही एनेक्सेशन उसका कर लिया है, और वो डैम बना रहा है तिब्बत के पास। मतलब वहाँ से क्या हो सकता है कि वो पानी भी रोक सकता है इंडिया के लिए। वैसे इंडिया के अंदर आपको काफ़ी सारी नदी देखने को मिल जाएंगी, इंडिया के अंदर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा आपको सोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो डैम बना रहा है ये डैम यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि इंडियन बॉर्डर के पास डैम बनाना, उससे क्या हो सकता है, कभी भी ज़्यादा पानी छोड़ सकता है, कम पानी छोड़ सकता है डैम से, जिससे इंडियन स्टेट्स को दिक्कत हो सकती है। अगर देखें एडिशंस टू यूजिंग वाटर एज ए लेवरेज, possibility of a military establishment near the transactions cannot be ruled out as China had developed the same in a Yarling Django से sources। मतलब उस ये बताया है कि चाइना ने एक और डैम वैसे ही बनाया था, कहाँ पर, यारलुंग जैंगबो में। यारलुंग जैंगबो में एक और रूल ऐसा डैम ऐसा बनाया था, जिससे उसका एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला था, वहाँ पर आर्मी का कैंपिंग देखने को मिला था, मतलब आर्मी की वहाँ पर ज़्यादा क्या देखने को मिला था, एक्शन देखने को मिला था उस प्लेस पर। तो इसी तरीके से ये कंसर्न उठाया जा रहा है कि इस प्लेस पे अगर ये डैम बना रहा है तो इस प्लेस पे कंसर्न देखने को मिल सकता है चाइना का पूरी तरीके से। अब चाइना डेवलपमेंट कर रहा है एक मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, टू इंडिया एंड नेपाल। चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है डैम ऑन द मैब्जो जेम्बोज रिवर इन तिब्बत। तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मतलब मैब्बो जेम्बो एक रिवर है तिब्बत के अंदर, वहाँ पर ये डैम बना रहा है। ये
ट्रांजैक्शन के क्लोज है बिल्कुल, और सैटेलाइट्स इमेज इसकी रिवील्ड हुई है, ये आप राइट में देख सकते हैं, ये इसकी इमेज है। डैम अराउंड है 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड इज ऑपोजिट द काला पानी एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो ये काला पानी एरिया ऑफ उत्तराखंड के अपोजिट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि नेपाल में है, अगर सोर्स की देखें और सिक्योरिटी की देखें। अब हमने इशू देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इससे नेक्स्ट पेज पर ही दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल में हमें एक एजेंसी के बारे में पढ़ना है, एक स्कीम के बारे में पढ़ना है, वो है MG नरेगा के बारे में। तो पहले इशू जान लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट डेज जो MG नरेगा के अंदर होते हैं, मतलब मिनिमम क्या होते हैं 100 डेज होते हैं, लेकिन उनमें 5 सालों में कमी देखने को मिली है, मतलब 100 डेज से कम एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड हो रहा है हाउस होल्ड्स को अंडर द महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वो 5 सालों में सबसे कम देखने को मिला है और इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत कम देखने को मिला है। अगर फ्राइडे में देखें तो एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड हुआ है हाउस होल्ड्स को वो 42 डेज़ का हुआ है इस साल। ये 50 दिन का था 2021 से 22 में, और 52 डेज़ का था इन 2020 से 21 में, और 48 डेज़ का था 2019 से 2020 में। ये 51 डेज़ का था 2018 से 19। मतलब अभी क्या देखने को मिला है, 42 डेज़ का देखने को मिला है। अगर देखें 2022 से 23 में देखें तो 42 डेज़ का देखने को मिला है। जबकि MG नरेगा ये कहता है कि किसी भी जो अडल्ट है, किसी भी हाउस होल्ड्स का जो अडल्ट है, और उसको पूरी तरीके से क्या होगा 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट वो देगा, लेकिन इसमें डेज़ की कम देखने को मिले हैं, मतलब 5 ईयर्स लो इसमें एम्प्लॉयमेंट डेज़ देखने को मिले हैं। अब ये क्यों हो रहा है, तो ऑफिशियल्स की देखें तो डिक्लाइन देखने को मिला है डिमांड फॉर जॉब, मतलब इसमें ज़्यादा डिमांड नहीं रखी जा रही जॉब्स को लेकर अंडर द स्कीम इस फाइनेंशियल ईयर देखें। और कुछ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें देखने को मिल रही है, जैसे चॉकिंग ऑफ फंड्स, इसमें फंड्स कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों का वो कम देखने को मिल रहा है, उनके डेज कम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें टाइम पे सैलरी नहीं मिल पा रही। हैज़ लेड टू द सेपरेशन ऑफ वर्क डिमांड एंड डिलेज इन वेजेस, जिसकी वजह से वर्क डिमांड कम हो रहा है और जो वेजेस पेमेंट्स हैं उनमें डिलेज देखने को मिल रहा है। ये मोस्ट लाइकली सच सप्लाईज कंस्ट्रेंट है लेड टू वर्कर्स गेटिंग रूटलीज डिस्करेज फ्रॉम द डूइंग MG नरेगा वर्क। मतलब इन दो वजह से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से जो रूटीनली से आ रहे थे वर्कर्स वो अब इससे क्या हो रहे हैं, पूरी तरीके से हट रहे हैं। तो अब हमने इशू जान लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक स्कीम पढ़नी है, वो है MG नरेगा के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। MG नरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से इसको लाया गया है। इसको पहले हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा बोलते थे। ये एक इंडियन लेबर लॉ है और सोशल सिक्योरिटी मेजर है, जिसका एम है कि वो राइट टू वर्क दे, मतलब वो गारंटी देता है कि काम देगा। ये एक्ट को पास किया गया 23 अगस्त 2005 में अंडर द UPA गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने इसको क्या किया था, पास किया था। फॉलोइंग टेबलिंग्स ऑफ द बिल इन पार्लियामेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रघुवंश प्रसाद सिंह, उस टाइम पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर रखाया था। इसका एम है कि लिवलीहुड सिक्योरिटी दे रूरल एरियाज में प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट। यही इशू है कि 100 डेज़ का इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा 100 डेज़ का ये वेजेस एम्प्लॉयमेंट देगा फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन इसके अंदर ही अभी क्या देखने को मिले हैं, डेज़ कम देखने को मिले हैं जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। और एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी हाउस होल्ड जो अडल्ट है मेंबर, उसको पूरी तरीके से चाहे वो अनस्किल्ड हो, उसको पूरी तरीके से वो काम देने का काम करता है MG नरेगा। वीमेंस गारंटेड है, इसके लिए 1/3 उनके लिए रिजर्वेशन है जॉब्स में मेड अवेलेबल अंडर द MG नरेगा। अनदर एम जो है MG नरेगा का वो ड्यूरेबल एसिड्स जैसे रोड्स, कैनाल्स, पाउंड्स और वेल्स बनवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज टू प्रोवाइड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ एन एप्लीकेंट्स रेजिडेंस एंड मिनिमम वेजेस आर टू बी पेड। एक्ट को फर्स्ट प्रपोज किया गया था 1991 में PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा, फिर फाइनली इसको एक्सेप्ट किया गया पार्लियामेंट के अंदर और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 625 डिस्ट्रिक्ट में, 625 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के अंदर, बेस्ड ऑन द पायलट एक्सपीरियंस। नरेगा को स्कूप किया गया है, कवर इसने सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट करी इंडिया के अंदर फ्रॉम द अप्रैल टू 2008। इसका स्टेच्यू प्रेज्ड हुआ गवर्नमेंट के द्वारा एज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एम्बिशियस सोशल सिक्योरिटी एंड पब्लिक वर्क प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में जो चलाया जा रहा है, इसका स्टेटस ये बनाया गया।
अब हमने एमजी नरेगा के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 9th पेज पर दिया गया है। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल में बताया है जो अभी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स है उसके एक्सकेवेशन हुआ है और वहाँ पर स्तूपा देखने को मिला है जिसके ऊपर बुद्ध बैठते थे, वो देखने को मिला है भरतपुर बंगाल के अंदर। एक्सकवेशन रिवील्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स देखने को मिला है भरतपुर बंगाल के अंदर। रिसेंटली जो एक्सकवेशन हुआ है एट भरतपुर इन पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसने रिवील्ड कर दिया है कि वहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री देखने को मिली है। मतलब बंगाल के अंदर भी क्या देखने को मिली है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री देखने को मिली है। और ये पहले कहाँ देखने को मिली थी, तिब्बत में देखने को मिली थी। कोलकाता सर्कल ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टार्टेड की एक्सकवेशन, खुदाई को स्टार्ट किया साइट के अंदर इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। एंड स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स देखने को मिला पे वहाँ पर मोनेस्ट्री का हैज़ बीन पार्शियली एक्सपोज्ड। मतलब वो पूरी तरीके से एक्सकवेशन उसका नहीं हो पाया, मतलब वो पार्शली एक्सपोज्ड हुआ है। साइट को इनिशियली शुरू किया एक्सकवेशंस के लिए ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एगो, मतलब 50 साल पहले इसको शुरू किया गया था एक्सकवेशन के लिए बिटवीन 1972 एंड 1975, जब आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम ASI एंड बुर्दवंस यूनिवर्सिटीज़ ने एक बुद्धिस्ट का स्तूपा यहाँ पर फाउंड किया था। अब हमने ये भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, अभी क्या हुआ है कि न्यूजीलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्रिस हिपकिंस बन सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, एड्रिंस को सक्सेस करेंगे, क्योंकि एड्रिंस जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। और जो हिपकिंस हैं वो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो स्टिल गार्नर एंड एंडोर्समेंट है फ्रॉम हिज लेबर पार्टी कोलेग्स, बट ये फॉर्मेलिटी है। ही रोज टू प्रोविंसेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, उन्होंने बहुत काम किया था क्राइसिस मैनेजमेंट रूल के अंदर जब पेंडेमिक देखने को मिला था न्यूजीलैंड के अंदर। जो एजुकेशन मिनिस्टर है क्रिस हिपकिंस, वो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे न्यूजीलैंड्स के। आफ्टर ही वाज द ओनली कैंडिडेट, वो एक ऐसे कैंडिडेट देखने को मिले हैं, सिर्फ उन्होंने क्या किया, एंटर द कंटेस्ट ऑन ए सैटरडे टू रिप्लेस ए जैक्सिना एडेंस। ये क्या थी, अभी न्यूजीलैंड्स की ये प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया। मिस्टर हिपकिंस जो है 44 ईयर्स ओल्ड मस्ट स्टिल गार्नर एन एंडोर्समेंट ऑन संडे फ्रॉम हिज लेबर पार्टी कोलेग्स, बट दैट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी नो, एन ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ पावर्स विल कम इन द डेज टू फॉलो। अभी हमने ये आर्टिकल भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि चाइना जो इंडिया है वो चाइना की पॉपुलेशंस को इस साल 2023 में क्या कर सकता है, ओवरकम कर सकता है। मतलब इंडिया क्या हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन सकता है। तो ये चाइना की जो पॉपुलेशन है इसमें श्रिंकिंग क्यों देखने को मिल रही है, इस आर्टिकल को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो चाइना की जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अनाउंस किया था जनवरी 17 2023 के अंदर, ये अभी आर्टिकल आया था कि जो कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है 8,50,000 से इन द ईयर ऑफ 2022। ये मार्क करता है फर्स्ट ऐसा डिक्लाइन देखने को मिला है 1961 से, जब कंट्री का मिडेस्ट ऑफ एन 4 ईयर्स फैमाइन फॉलोइंग द फेल्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मतलब उस टाइम पे इतना ज़्यादा फैमाइन देखने को मिला था, उसके बावजूद ये फर्स्ट सेकंड डिक्लाइन देखने को मिला है जो चाइना की पॉपुलेशंस के अंदर। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, इस ट्रेंड के पीछे रीज़न क्या है, तो बर्थ रेट जो है चाइना में वो डिक्लाइन देखने को मिला है सिंस द 1980s एंड इन वेक ऑफ एन वन चाइल्ड पॉलिसी। क्योंकि चाइना ने क्या चलाई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई थी, क्योंकि वहाँ पर एल्डर्स लोग ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से चाइना को वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी चलानी पड़ी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है उनकी पॉपुलेशंस के अंदर। जिसने इंट्रोड्यूस किया था हर्स मेजर एसेंस फोर्स अबॉर्शंस का भी उसमें मेजर्स था एंड हाई फाइनेंशियल पेनल्टीज़ का भी। चाइनीज़ गवर्नमेंट्स ने एक डिफेंस किया था पॉलिसीज़ को, जिसमें आर्ग्यू किया गया था चाइनाज एन एडिशनल 400 मिलियन बर्ड्स
बट क्रिटिक्स का मानना है कि पॉलिसीज़ ने क्या किया, एस्टिमेट्स किया वैन कंसिडर डिक्लाइन फैमिली साइज़। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, फैमिली का साइज़ बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी में एक बच्चा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फैमिली का साइज़ है वो डिक्लाइन देखने को मिलेगा। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इस टाइम की बात करें, मैनी कंट्रीज अलॉन्ग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड विदाउट सिमिलरली हर्स मेजर्स एंड व्हेन फैक्टर्स इनटू एन अकाउंट द पॉलिसी लीगेसी ऑफ लिविंग बिहाइंड एंड रैपिडली अगेंस्ट सोसाइटी। मतलब इस टाइम पे जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ में वो कम देखने को मिल रहा है, उस टाइम पे चाइना का स्टेप्स आया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी को लेकर। फिर चाइनाज गवर्नमेंट ने इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया है पॉपुलेशन क्राइसिस को अगर देखें, तो इस साइट्स में देखें, जैसे बीजिंग्स फाइनली एबडोमेंट दी वन चाइल्ड पॉलिसी इन 2016 में बीजिंग में चलाई गई थी। इस पॉलिसी में देखा गया था कि मैनी एक्सेप्शंस आई थी, फॉर इंस्टेंस फॉर कपल्स जो बोथ ओनली चिल्ड्रंस और इन रूरल एरियाज फॉर फैमिलीज वेयर द फर्स्ट चाइल्ड वाज ए डॉटर। फिर टू चाइल्ड पॉलिसी चलाई गई इसी साल, हावेवर वो फेल देखने को मिली, वो डिज़ायर्ड उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसे सरकार चाहती थी। एक गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट किया गया इसी साल और फाउंड हुआ कि 70% अट्रीब्यूट हाई कॉस्ट ऑफ ए हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैक्टर इसके अंदर देखने को मिला है। फिर ए हेड ऑफ एन रोल आउट ऑफ करंट 5 ईयर्स प्लान 2021 से 25, पोलिट ब्यूरो ने डिस्कस किया मेजर पॉलिसी मेजर्स, जो पोलिट ब्यूरो ने डिस्कस किया मेजर पॉलिसीज़ को एक्टिवली एड्रेस किया गया अगेनिंग ऑफ इन पॉपुलेशन एंड 2021 के अंदर इसको रोल आउट किया गया 3 चाइल्ड पॉलिसी। फिर 2021 के अंदर 3 चाइल्ड पॉलिसी चाइना के अंदर चलाएगी, क्योंकि वहाँ पर श्रिंकिंग देखने को मिली थी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चाइना इकोनॉमी पे, तो चाइनाज़ की बात करें तो 16 से 59 वर्किंग एज पॉपुलेशन कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है वहाँ पर क्या हो रहा है, जो 16 से लेकर 59 साल के हैं उनमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर एज ऑफ एन एंड ऑफ 2022 की बात करें तो नंबर जो है वो 875 मिलियन और 62% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो डाउन हुई है अराउंड 75 मिलियन फ्रॉम 2010, मतलब 17 मिलियन लोग डाउन देखने को मिले हैं 2010 से बात करें तो। अबाउट 60% जो पॉपुलेशन है 60 पॉपुलेशन है वो 280 मिलियन और 20% जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज देखने को मिला अराउंड 30 मिलियन इसी पीरियड के अंदर। और 2050 तक चाइनीज़ गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि वो अबाउ 60% पॉपुलेशन अकाउंट करेगी एज मच एज 35% ऑफ इन टोटल पॉपुलेशन। मतलब 60 से ऊपर लोग वहाँ पर कितने होंगे, 35% टोटल पॉपुलेशन के होंगे। अगर चाइना नेशनल वर्किंग कमेटी कमीशंस की बात करें तो हेल्थ केयर स्पेंडिंग, मतलब हेल्थ केयर पर पैसा खर्च कर रहे हैं ऑन दिस ग्रुप, जो राइज होगा 26% ऑफ जीडीपी बाय 2050। अप होगा वो 7% से 2015 में जो देखने को मिला था वो 26% हो जाएगा। चाइना की जीडीपी अब किस पे जाएगी, हेल्थ केयर सेक्टर पे जाएगी। अब हमने ये आर्टिकल भी देख लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल में हम एक डिसीज़ को डिस्कस करेंगे और वो डिसीज़ क्या है, बहुत डिस्टर्बिंग डिसीज़ है, उस वजह से मैंने उसका यहाँ पर क्या लगाया, फ़ोटो भी नहीं लगाया। तो इंडियाज़ का प्लान क्या है कि वो मिसलेस रूबेला को टैकल करे। रूबेला बेसिकली आपको जो बॉडी पर रेड पैचेस से हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूबेला बोलते हैं। तो अगर डॉन्ट की देखें तो एक क्रूशियल टारगेट बनाया है इंडिया ने सेट किया है एक टारगेट कि वो एलिमिनेट कर देगा मिसलेस रूबेला को एमआर को बाय 2023, मतलब इसी साल मिसलेस रूबेला को हम ख़त्म कर देंगे, इंडिया ने टारगेट बनाया। इसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है क्योंकि 2020 के अंदर भी ये टारगेट बनाया था। वैरायटी ऑफ रीजंस की बात करें तो डिसरप्शंस देखने को मिला है पेंडेमिक से, एंड अर्ली टारगेट जो चलाया था सेट फॉर 2015 वो मिस देखने को मिला है अगर बात करें तो। अब टारगेट क्रूशियल्स क्यों है, तो मिसलेस वायरस वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कंटेजियस ह्यूमन वायरस देखने को मिल जाएगा जो किल्स करता है 1 लाख चिल्ड्रंस एवरी ईयर्स ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में 1 लाख बच्चे इससे क्या होते हैं, उनकी जान जाती है। एंड रूबेला एक लीडिंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल कोसिस है बर्थ डिफेंस का, अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की। अब 2022 में क्या हुआ, तो अक्टूबर 2022 से देखें तो आउटब्रेक तो थोड़ा देखने को मिला है मिसलेस इन महाराष्ट्र के अंदर, पार्टिकुलरली मुंबई के अंदर। ऑथराइज की अगर बात करें, ऑथोरिटीज़ की बात करें, एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स की देखें एटलीस्ट 15% जो 50 चिल्ड्रंस डाइड हुए हैं अमंग सेवरल हंड्रेड्स हो कंट्रैक्टेड द इन्फेक्शन, मतलब जो इन्फेक्शियस पर्सनस के अंदर आए थे उसके अंदर 15 चिल्ड्रंस की डेथ देखने को मिली है।
कमिंग एट द शब्स ऑफ एन ईयर विच हैड इंडिया एंड क्रूशियल टारगेट टू अचीव, उसने एक टारगेट बनाया इंडिया ने कि इसको 2023 तक क्या होगा, पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। अब इंडिया इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करेगी? तो पेंडेमिक से देखें तो पुअर इम्यूनाइजेशन रेट्स देखने को मिला है पेपर्स के अंदर। प्रोग्रेस टूवर्ड्स मिसलेस एंड रूबेला एलिमिनेशंस इंडिया 2005 से 2021 की पब्लिश हुआ था CDS वेबसाइट्स पर। रत्नेश मुरुगन एंड अदर्स ने एक्सप्लेन किया था कि वो कंट्रीज़ को इस बात पर ला रहे हैं कि वो इस टाइम पे स्टैंड कर सकती है किसके अगेंस्ट? MR के अगेंस्ट। अब टारगेट क्या है? इज़ द टारगेट टू एलिमिनेट MR अचीवेबल्स, मतलब क्या टारगेट अचीव हो पाएगा? तो हाँ, टारगेट अचीव हो सकता है। ये डॉक्टर जैकब ने कहा है, जैकब जॉन ने। जो मेन कंसर्न है इज़ द अंडर 1 ईयर पॉपुलेशंस, ये 1 ईयर पॉपुलेशंस के अंदर मेन कंसर्न इसका देखने को मिल जाएगा। बट हम एबल हैं कि इस चीज़ को इम्यूनाइजेशंस को 95% तक ला सकें, सेकंड डोज कवरेज कर सके, जो इम्यूनाइजेशंस को 95% तक पहुंचा सके, जिसका मतलब है कि फर्स्ट डोज कवर करेगी इसको हायर। और ये पॉसिबल भी हो सकता है कि MR को इस बार 2023 तक हम पूरी तरीके से क्या कर लें, पूरी तरीके से एनिमिनेट कर दें। अब हमें ने इशू तो दे लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक ये डिसीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना है, और क्योंकि डिसीज़ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो MR के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रूबेला, जिसको हम जर्मन मिसलेस भी बोलते हैं या 3 डे मिसलेस भी बोलते हैं, ये एक इन्फेक्शन जो होता है वो रूबेला वायरस की वजह से होता है। ये डिसीज़ जो होती है मिल्ड, और हाफ ऑफ द पीपल्स नॉट रियलाइजिंग इसको, मतलब जिसको ये होती है उनमें से आधे लोग तो पता भी नहीं होता कि उनको ये इन्फेक्शन हो गया है। ये रश होता है, फिर स्टार्ट होता है अराउंड 2 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर एंड लास्ट फॉर 3 डेज़। यूजुअली स्टार्ट होते हैं ये फेस से और पूरी बॉडी में फिर फैल जाता है। रेसिस समटाइम्स ईची से देखने को मिलते हैं और ब्राउट भी नहीं देखने को मिलते। स्वेरल लिम्स नोट्स हो जाते हैं कॉमन और फ्यू वीक्स के अंदर। फीवर, शोर, थॉट देखने को मिलता है, गला बंद सा देखने को मिलता है, फैडिक हो सकता है। जॉइंट पेन इसमें कॉमन है अडल्ट के बीच में। और कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड जैसे ब्लीडिंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्सचुलर स्वेलिंग हो सकती है, एंड इन्फ्लेमेशंस ऑफ नर्व हो सकती है। रूबेला यूजुअली स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वाइन कफिंग की द्वारा ऑफ पीपल्स जो इन्फेक्टेड हैं। पीपल इन्फेक्शियस ड्यूरिंग द वीक्स बिफोर एंड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द रश। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? तो रूबेला के सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर हैं फ्लू के जैसे। हावेवर प्राइमरी सिम्टम्स जो है रूबेला वायरस के इन्फेक्शन वो अपीयर्स होते हैं इन द टर्म्स ऑफ इन द कैटेगरी ऑफ रश ऑन द फेस, जो फिर स्प्रेड होते हैं ट्रंक एंड लिप्स में, और यूजुअली फेड्स आफ्टर 3 डेज़, वो फेड्स से पड़ जाते हैं 3 दिन के बाद। अब इसका डायग्नोसिस क्या है? तो रूबेला वायरस स्पेसिफिक IgM एंटीबायोटिक्स है इसके लिए, जो इस टाइम पे % देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली जो इन्फेक्टेड होती है रूबेला वायरस के द्वारा, जो पीपल्स इन्फेक्टेड होते हैं, बट इन डेज में एंटीबायोटिक्स कैन परसिस्ट फॉर एन आवर ईयर एंड पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट नीड्स टू एन इंटरप्रेटेड विद इन कॉशन। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो उस टाइम पे बिल्कुल चेतावनी इसको लेकर होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स अलोंग विद और शॉर्ट टाइम आफ्टर द करेक्टरिस्टिक रेक्स कन्फर्म एंड डायग्नोसिस। अब इसका प्रिवेंशंस क्या है? तो इसके लिए एक वैक्सीन्स है, MMR वैक्सीन्स। तो रूबेला इन्फेक्शंस प्रिवेंट हो सकता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगर प्रोग्राम चले यूजिंग लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन्स। 2 लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन है RA273 एंड कैंडेहिल स्ट्रेंस, इफेक्टिव हैं इन द प्रिवेंशन ऑफ एन एडल्ट डिसीज़ में। अब हमने रूबेला MR के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड